नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका एचएसएससी एग्जाम क्रैकर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और उसी एग्जाम की तैयारी को और बेहतरीन और बढ़िया बनाने के लिए आज हम लेके आए हैं मरीन इंश्योरेंस, यानी ग्रुप नंबर 56 57 में एक नए टॉपिक के साथ मरीन इंश्योरेंस क्लास नंबर 7। इसके बाद हार्डली आपकी 2 क्लासेस और आएँगी और आपका इंश्योरेंस हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है? तो 8 से 9 क्लासेस का ही इंश्योरेंस पार्ट था और जिसमें 7वीं क्लास ये आज की होने वाली है। तो बहुत जल्द आपका इंश्योरेंस कंप्लीट होने वाला है, ठीक है? ज़्यादा लंबा सिलेबस नहीं था इंश्योरेंस का। तो आज की क्लास नंबर 7, आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है मरीन इंश्योरेंस यानी समुद्री बीमा, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं मरीन इंश्योरेंस यानी समुद्री बीमा की। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं hsscexamcracker.com ये हमारा क्या है भाई टेस्ट पोर्टल है। और HSSC एग्जाम क्रैकर के नाम से ही आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी हमारी प्ले स्टोर पर, जिस पर आप जाकर मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अपने एग्जाम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? जैसा भी चाहें टेलीग्राम चैनल्स जो भी आप अगर चाहते हैं कि हम आपको नोट्स प्रोवाइड करें जो हम क्लासेस ले रहे हैं, उनके नोट्स आप पीडीएफ फॉर्म में अगर हम लेना चाहते हैं तो उस पीडीएफ्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो करना पड़ेगा। और ये सारे के सारे लिंक आपको कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। चाहे आपको पोर्टल का चाहिए हो, चाहे एप्लीकेशन का चाहिए हो, या फिर चाहे आपको टेलीग्राम का लिंक चाहिए हो, सब के सब लिंक्स आपको कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, ठीक है? चलिए। और ऐसा नहीं कि ये डिस्क्रिप्शन, किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोल लो उसमें मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने इंट्रोडक्शन के ऊपर। आज शुरुआत कर रहे हैं हम इंट्रोडक्शन से, यानी हर चैप्टर की शुरुआत जो होती है इंट्रोडक्शन से ही होती है, तो इस चैप्टर में भी शुरुआत कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम बता दें कि भाई समुद्री बीमा का परिचय क्या होता है। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि नाम से ही क्लियर है समुद्र बीमा, तो समुद्र के एरिया से ही रिलेटेड होगा, ठीक है? हम या कहीं रेगिस्तान में तो ये समुद्र बीमा बेच नहीं सकते, तो समुद्री तट के आसपास के इलाकों में ये बीमा ज्यादा फेमस होगा। ये तो छोटी मोटी जो कन्वेंशन है जो कॉमन सेंस के साथ आती है, ठीक है? अगर नॉर्मली आप कॉमन सेंस भी लगाओगे तो भी आप समझ जाओगे कि हाँ, यहाँ ये इंश्योरेंस आपको कहाँ मिलने वाला है, किस जगह पे मिलने वाला है। लेकिन समझने की बात क्या है कि भाई देखो, अब तक की हिस्ट्री में सबसे पुराना जो बीमा है, सबसे समुद्री बीमा बीमा का सबसे पुराना रूप है, ठीक है? सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है। मिडिल एज ऑफ यूरोप, यूरोप से इसकी शुरुआत होती है। इस बीमा की शुरुआत शुरुआत जो कही जाती है वो यूरोप से कही जाती है। और क्यों कही जाती है? क्योंकि स्टार्टिंग में जो जहाजी बेड़ों के अंदर कह लो कि बहुत जो फेमस होते थे, जैसे पुर्तगाली थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स थे, या जर्मनी वाले थे, ये सब जो यूरोप के काफी ऐसे देश थे, कहने का मतलब मेरा क्या है, यूरोप के ऐसे बहुत सारे देश थे जो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट थे, ठीक है? ये बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे इन इसमें वॉयजेस में, या फिर कह लो समुद्री रास्तों में, ठीक है? समुद्री रास्तों में, समुद्री जहाजों में बहुत फेमस थे। अक्सर लुटेरे इनको रास्ते में लूट लेते थे, तो उन लूटों से बचने के लिए इन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनीज का सहारा लिया, ठीक है? कि अगर ऐसी लूट हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी बचा दे, पैसा कुछ रिकवर करवा दे। इसके बदले में उन्होंने प्रीमियम्स देने शुरू कर दिए। तो ये एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसको मिडल ऑफ एजेस में यूरोप में देखा जा सकता है हिस्ट्री में, ठीक है? उसके बाद इसकी जो एक्चुअल जो शुरुआत मानी जाती है वो 14th सेंचुरी यानी 14वीं शताब्दी से मानी जाती है। और इटली में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? इटली से, ठीक है? इटली से, जो कि नॉर्दर्न यूरोप का पार्ट है, उत्तरी यूरोप का भाग है। अब इटली में भी कहाँ से? तो इटली में आपको जगह मिलेगी लेक्स मार्केटोरिया, ठीक है जी? कौन सी जगह? लेक्स मार्केटोरिया। अब लेक्स मार्केटोरिया इटली में ही जगह है, यहीं पे ओरिजिनेशन हुआ था मरीन इंश्योरेंस का, और आधुनिक तौर पे जो बीमा कानून वगैरह बना है उसकी शुरुआत यहीं लेक्स मार्केटोरिया से ही हुई थी, ठीक है? 17वीं शताब्दी में इस बीमा की जब शुरुआत की जाती है, तो ये प्रथा धीरे धीरे यूरोप के अन्य देशों में भी फैली। एक ऐसा तो नहीं है जब जब भी कोई नई चीज आती है वो स्टार्टिंग में एक जगह आती है, लेकिन धीरे धीरे करके वो पूरी हिस्ट्री में अच्छी खासी जगह फैल जाती है। लंदन में पहली बीमा कंपनी 1688 में खुली, ठीक है, जिसने फर्स्ट इंश्योरेंस किया पहली बार, लॉयड
कॉफी हाउस, लॉयड के आपको एसीज दिखने को मिलते हैं। लॉयड के उस समय लॉयड कॉफी हाउस से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन आज आप लॉयड कंपनी को देखो तो बहुत बड़े लॉयड कंपनी आपको एसी वगैरह, एयर कंडीशनर्स के उसमें आपको काफी देखने को फेमस मिलेगी। टीवीज वगैरह आते हैं इसके, ठीक है। बाकी एसी के केस में काफी फेमस है ये कंपनी। और धीरे धीरे मतलब जब जनरल इंश्योरेंस की शुरुआत होती है सामान्य बीमा की 1907 में भारत में, तो भारत में भी ऐसी कंपनी बनी जो कि समुद्र से रिलेटेड बीमा करने लगी, जैसे कि इंश्योरेंस मार्केंटाइल या मर्सेंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड, मार्केटाइल कह लो या मर्सेंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड, ये कंपनी थी वो पहली इंडियन कंपनी जिसने मरीन बीमा किया या मरीन इंश्योरेंस किया। भारत सरकार ने खुद का एक कानून लागू किया, एक एक्ट लागू किया, अधिनियम लागू किया समुद्री बीमा से रिलेटेड। वो कब लागू किया? 1963 में, ठीक है। मरीन इंश्योरेंस एक्ट इन 1963 इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया। तो आप समझ सकते हो कि मरीन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए जनरल इंश्योरेंस एक्ट अलग है, लाइफ इंश्योरेंस एक्ट अलग है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मरीन इंश्योरेंस के लिए एक अलग से एक्ट लागू किया गया है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। समुद्री बीमा किसी भी जहाज, नाव या किसी के प्रकार के नुकसान होता है उसको कवर करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अब बनाया क्यों गया है कि भाई देखो सीधी सी बात है, इंश्योरेंस है तो नुकसान कवर करेगा। इंश्योरेंस का काम ही क्या है कि भाई उसको नुकसान कवर करना है। अब नुकसान, क्योंकि वो समुद्री नुकसान है तो समुद्री नुकसान या तो जहाज पे होगा या नाव में होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ मरीन इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ शिप्स को ही कवर करता है। ये कुछ कार्गो शिप्स को भी कवर करता है जो कि जमीन पे भी काम करती है, ठीक है। अब मान लो जैसे कार्गो शिप्स होती है जो सामान वगैरह इधर उधर लेके जाती हैं, ठीक है, जो सामान वगैरह इधर उधर लेके जाती है वो कार्गो शिप्स है। अब वो कार्गो शिप्स है, अब ये पोर्ट है, यहाँ पे पोर्ट है, ठीक है, यहाँ समुद्र है, ये सारा समुद्र है, ठीक है। अब सपोज करो कि यहाँ पे कार्गो शिप आके खड़ी हो गई। अब इसका सामान तो यहीं से जाएगा ना जो कार्गो शिप पे है, वो तो जमीन पे आएगा। तो कुछ हिस्सा ये जमीन का भी कवर करता है ये इंश्योरेंस, ठीक है। एनी कार्गो बिजनेस साइकिल, कोई भी कार्गो बिजनेस हो उसके अंदर जहाज मालिकों के लिए काफी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें बेसिकली 4 तरीके के मैटर देखे जाते हैं, 4 तरीके के इंश्योरेंस या 4 तरीके की विषय वस्तुओं को कवर किया जाता है इसके अंदर इंश्योरेंस में। पहली है पतवार या फिर जहाज, हुल और शिप, हुल और शिप, ठीक है, यानी पतवार और जहाज। दूसरा कार्गो या सामान, मतलब कार्गो वाला या सामान वाला कह लो, कार्गो वाला कह लो या फिर सामान वाला कह लो। या फिर फ्राइट, माल ढुलाई, जिसमें रॉ मटेरियल कच्चा माल वगैरह जाता है, फ्राइट कॉरिडोर्स बोलते हैं ना, जैसे मालगाड़ी वगैरह के लिए, तो माल की ढुलाई वाला। या फिर दायित्व, लाइबिलिटी वाला, जिसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, किसी और का सामान जब पहुंचाने के लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं तो उसका इंश्योरेंस करवा करवा सकते हैं। इस तरह के 4 चीजें, 4 वस्तुएं कवर की जाती है इसके अंदर, ठीक है। और समुद्री बीमा भी एक दूसरे बीमाओं की तरह अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है। इसके भी कुछ अपने सिद्धांत होते हैं, ठीक है, लेकिन सामान्य सिद्धांतों से इस पर लागू नहीं होते। इसके अंदर बहुत सी अलग चीजें भी हैं, इसीलिए इसको अलग से चैप्टर के तौर पे पढ़ाया जा रहा है। मीनिंग ऑफ मरीन इंश्योरेंस। अब मीनिंग ऑफ मरीन इंश्योरेंस यानी समुद्री बीमा का अर्थ क्या होगा? अब समुद्री बीमा का अर्थ अगर हम समझें तो समुद्री बीमा का देखो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहली चीज तो समुद्री बीमा जो होगा अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। विदेशी और व्यापार में, मतलब किसी भी तरह से आंतरिक तौर पे या बाहरी तौर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रेड में, इंटरनल ट्रेड एज वेल एज ओवरसी बिजनेस, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापारों में भी और अंतरदेशीय व्यापारों में भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है मरीन इंश्योरेंस की, यानी समुद्री बीमा की। क्योंकि मरीन इंश्योरेंस समुद्र के बाहर वाला भी एरिया कवर करता है और देश के अंदर जो नदियों के रास्ते, देश के अंदर जो नदियों के रास्ते व्यापार होता है उसको भी कवर करता है। लेकिन सभी नदियों के अंदर व्यापार नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में सारी नदियां इतनी बड़ी नहीं है कि उनके अंदर शिप्स, बड़े बड़े जहाज लाए जा सकें। बहुत कम ऐसी हैं, गहरी नदियां हैं, बहुत कम ऐसी चौड़ी और गहरी नदियां हैं जिनके अंदर कार्गो शिप्स आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो समुद्री बीमा कंपनी एक बीमा धारक कंपनी के बीच अनुबंध की तरह है, कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। इसके बीच में इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड
जो व्यक्ति है उसे इंश्योर्ड कहते हैं, बीमा कंपनी इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरर होती है। तो इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये बातें हम पहले से कवर कर चुके हैं। ठीक है। समुद्री अनुबंध के तहत बीमा करता जो कार्गो वगैरह का या जहाज का जो भी इंश्योरेंस करवाता है, उसके सारे जोखिम वगैरह सब जो भी नुकसान होता है, एक्सीडेंटली हो या क्या किसी भी प्रकार से हो, या मरीन एडवेंचर के दौरान या समुद्री कार्यों के दौरान हो। ठीक है, मान लो समुद्र के बीच में नुकसान हो जाए या किसी भी टाइम नुकसान हो जाए, उन सभी काम इंश्योरेंस को कवर करने के लिए हम मरीन इंश्योरेंस को यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए करे, शेयर वेयर कर दिया करो, और कोई सजेशन हो तो भाई कमेंट वगैरह कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस यानी समुद्री बीमा के प्रकार। अब समुद्री बीमा के प्रकार की अब जब बात करते हैं तो इसमें अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस आ जाते हैं। टाइप इंश्योरेंस, ठीक है, बेसिकली 4 तरीके के इंश्योरेंस हैं। पहला है पतवार बीमा यानी हुल इंश्योरेंस। इस इंश्योरेंस के अंदर सिर्फ वेसल को कवर किया जाता है, इंश्योरेंस ऑफ वेसल एंड इट्स इक्विपमेंट। ठीक है, जो जहाज है और उसके उपकरण लगे हुए हैं उनका बीमा किया जाता है। इसके अंदर जैसे फर्नीचर है, फिटिंग है, मशीनरी, उपकरण, ईंधन, इन सब का बीमा कवर करता है ये, और इसके अलावा कोई और चीज का कवर नहीं करेगा। ठीक है, जनरली शिप ओनर क्या है, खुद का ये बीमा रखता है। शिप का जो मालिक होता है, जहाज का जो मालिक होता है, वो जनरली हुल इंश्योरेंस लेता है। और वो क्यों लेता है, ताकि उसके जहाज जहाज और जहाज से रिलेटेड सामान का पे अगर कोई बाई चांस नुकसान हो जाए तो उसको मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट आता है अपना कार्गो इंश्योरेंस। अब कार्गो इंश्योरेंस के अंदर पॉलिसीज इससे हुल इंश्योरेंस से थोड़ा सा बढ़ के चलती है। अब थोड़ा सा बढ़ के कैसे चलती है, इसके अंदर आपको पर्सनल बिलोंगिंग्स यानी अलग से कोई और वस्तुएं या क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स का भी बीमा शामिल हो जाता है। अगर चालक दल के जो सदस्य हैं, यात्रियों का व्यक्तिगत बीमा है, वो सारा सामान तो इंक्लूड है ही है, कार्गो शिप है, सामान है, वो तो इंक्लूड है ही है। साथ साथ में जो क्रू मेंबर्स होंगे, साथ में काम करने वाले व्यक्ति होंगे, वो भी इंक्लूडेड होंगे। और उसके अलावा आप कह सकते हो कि अगर पैसेंजर उसमें ट्रेवल कर रहे हैं तो वो भी इंक्लूडेड होंगे। नेक्स्ट आता है फ्राइट इंश्योरेंस यानी माल ढुलाई बीमा। इसी के नाम से पता चलता है ये सिर्फ नुकसान मतलब जो भी माल ढुलाई का जो नुकसान होता है या लॉस ऑफ फ्राइट है, उसी को सुरक्षा प्रोवाइड करेगा। आमतौर पर जो जनरली इसका जो भुगतान किया जाता है वो रिसिप्ट के हिसाब से किया जाता है, भाई कितना खर्चा हुआ था। ठीक है, खरीदार माल प्राप्त होने वाले भाड़े के हिसाब से करता है। अब नुकसान हुआ है कितना नुकसान हुआ है उस हिसाब से पेमेंट होती है। ठीक है, जनरली जो शिप डैमेज हो जाते हैं अपने रास्ते में आते हुए डैमेज हो जाते हैं या फिर खो जाते हैं, या शिपिंग कंपनी का माल ढुलाई नहीं कर पाती, या मतलब नहीं सामान टाइम पे पहुंच पाता, या कोई नुकसान हो गया जैसे समुद्र में जहाज डूब गया और उसके साथ माल भी डूब गया, तो ऐसे केसेस में यह बीमा काम आता है, फ्राइट इंश्योरेंस काम आता है। और तीसरा है तो चौथा है लायबिलिटी इंश्योरेंस यानी देयता बीमा। ये वही इंश्योरेंस है जो हम ऊपर अभी पढ़ के आए हैं। ठीक है, वही इंश्योरेंस है, उनके अब तब नाम पढ़े थे, अभी इनकी डिटेल पढ़ रहे हैं। देयता बीमा, यह जहाज की अगर टक्कर हो जाए, जहाज की क्या हो जाए, टक्कर हो जाए, या कोई अन्य खतरों से के कारण जहाज का नुकसान हो जाए, तो जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी या किसी और का जहाज में आपस में टक्कर हो जाए या कोई अन्य खतरे हो जाए, तो एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की तरह काम करता है देयता बीमा। लायबिलिटी इंश्योरेंस क्या है, एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस समझते हैं कि मतलब आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जिसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दी जाएगी। ठीक है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को हम मोटर मोटर इंश्योरेंस में भी पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस इतना ही था। अब टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। मरीन इंश्योरेंस की जो पॉलिसियां होती हैं उनके भी बहुत सारे प्रकार हैं। ठीक है, लगभग 10-12 प्रकार की तो पॉलिसियां होती है इसकी। पहली पॉलिसी आती है वॉयज पॉलिसी। पहली पॉलिसी क्या है, वॉयज पॉलिसी यानी यात्रा पॉलिसी। अब यात्रा के दौरान नुकसान हो सकता है, तो ये
टाइम मैनर में नहीं होती, इसके अंदर कोई टाइम फिक्स नहीं होता। फिक्स टाइम, फिक्स टाइम क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन यात्रा फिक्स होती है। मान लो एक पोर्ट से जहाज यहां से निकला, दूसरी जगह गया, या तो यहाँ से यहाँ पहुंचने के बीच में और यहाँ से यहाँ वापस आने के बीच में समुद्र में अगर कोई नुकसान होता है तो उसको कौन कवर करता है, वॉयज पॉलिसी कवर करता है। ठीक है। यह जोखिम तब शुरू होता है जब यात्रा पर जहाज निकलता है और तब समाप्त होता है जब अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है। ठीक है। पॉलिसी कार्गो शिप वगैरह लेके इसकी थोड़ी सी अगर कार्गो पॉलिसी को साथ साथ में अप्लाई करवा लो वॉयज पॉलिसी के साथ साथ, या यात्रा पॉलिसी के साथ साथ अगर कार्गो पॉलिसी भी ले लो, तो सामान को लोड अनलोड करने करते समय भी ये पॉलिसी काम करती है। अदरवाइज यात्रा पॉलिसी केवल समुद्र के रास्ते में होगा, पानी में कोई नुकसान होना चाहिए, जमीन पे नहीं। ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइम पॉलिसी। टाइम पॉलिसी अब इस ये अगर ये होती फिक्स अवधि के दौरान। अब देखो टाइम पॉलिसी का मतलब ये होता है कि भाई कोई ना कोई टाइम है, कोई एक टाइम पीरियड, एक समय सीमा है। उस समय सीमा के बीच में अगर कोई नुकसान होता है, वो पाकिस्तान वाली सीमा की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, ठीक है, ये समय सीमा की बात कर रहा हूँ, यानी एक टाइम बाउंडेशन की, कि टाइम बाउंडेशन में अगर कोई नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी, अगर वो टाइम पॉलिसी हुई तो। ठीक है। जनरली क्या करते हैं, इंश्योरेंस के जो लिया जाता है 1-1 साल की पॉलिसी ली जाती है। इसके अलावा मिक्स्ड पॉलिसी, मिक्स पॉलिसी के अंदर टाइम बाउंडेशन वाली भी आ जाती है और वॉइस भी आ जाती है, यात्रा वाली भी और टाइम वाली, दोनों पॉलिसीज को मिक्स कर दो तो मिक्स्ड पॉलिसी बन जाती है। तो इससे ये दोनों के जोखिम कवर पूरा कर देगा, टाइम के अकॉर्डिंग भी और बीच में भी। इसके बाद मूल्यवान नीति आती है, यानी वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी का मतलब क्या है, वैल्यूड पॉलिसी का मतलब है इन विच द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज स्पेसिफाइड, जिससे जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसका उसका जो मूल्यवान नीति में उसका मूल्य स्पष्ट कर दिया गया हो कि कितना नुकसान आपको भरना पड़ेगा। ठीक है। अगर इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान बता दिया जाए कि आपको अगर यहाँ नुकसान होगा तो 10 लाख का नुकसान भरना ही पड़ेगा, इससे नीचे नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे मेरा नुकसान कितने का ही हो, वो वैल्यूड पॉलिसी होती है। ठीक है। अगर इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे एग्री होते हैं तो ही ये पॉलिसी अप्लाई होती है, नहीं तो नहीं होती। अनवैल्यूड पॉलिसी, इसको ओपन पॉलिसी बोलते हैं, खुली नीति, अमूल्य नीति, खुली नीति। ठीक है। इसके अंदर जो भी, ये मूल्यवान नीति का बिल्कुल उल्टा है, इसके अंदर वैल्यू फिक्स नहीं होती है। इसके अंदर सिंपल सा है कि भाई जो भी सामान है उसकी पहले से कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो कभी भी चेंज हो सकती है, और अगर कभी भी चेंज होती है तो उसका एक और नाम आता है फ्लोटिंग पॉलिसी। ठीक है। इसके अंदर कभी भी किसी भी टाइम वैल्यू वैल्यूज अलग अलग हो सकती है, द नेम ऑफ द शिप, शिप का नाम अलग अलग हो सकता है, अदर पर्टिकुलर चेंज हो सकते हैं, यानी कभी भी आप जब चाहे जो भी घोषणाएं उनको छोड़ सकते हो, नई पॉलिसीज को बीच में ही इंटरमीडिएटली चेंज कर सकते हो, पॉलिसीज को चेंज कर सकते हो। ठीक है। और जनरली ये पॉलिसी, फ्लोटिंग पॉलिसी कौन लेता है, जिसके जिस व्यक्ति के बहुत सारे जहाज हो, या वो लगातार अलग अलग जहाजों से व्यापार करता हो। ठीक है। बार बार माल की शिपिंग करता हो, कभी किसी जहाज पे कभी किसी जहाज पे, ऐसे व्यक्ति ये फ्लोटिंग पॉलिसी लेते हैं। नेक्स्ट आती है अपनी कार्गो पॉलिसी। ठीक है। उम्मीद है आप लोग को क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को बस यही करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है। ऐसा ना हो कि आप इस अब वीडियो को अब पूरा ना देखो और बाद में टाइम वेस्ट, मतलब आपका एग्जाम में आप रो सर पकड़ के। ठीक है। तो इससे बेटर है कि यही चीजें पूरी कर लो। कार्गो पॉलिसी वह पॉलिसी होती है जिसके अंदर विशेष कार्गो के लिए, स्पेशली सामान के लिए, यानी कार्गो पॉलिसी तो ये जो जहां शब्द आ जाए कार्गो, वहां शब्द शब्द दिमाग में क्लियर कर लो, सामान, कोई ना कोई सामान है जिसका पर्टिकुलर कार्गो के लिए, यानी विशेष कोई सामान है, उसी के लिए पॉलिसी करवाई जा रही है। ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, अगर कोई विशेष सामान लेके जाया जा रहा है, विशेष सामान लेके जाया जा रहा है, तो उस पर सीधी सी बात है, खतरा ज्यादा हो सकता है, और जितना ज्यादा उस पर खतरा होगा उसका प्रीमियम उसी हिसाब से चार्ज किया जाता है। इसकी जो किस्तें होती हैं, प्रीमियम्स होते हैं, वो उसी हिसाब से चार्ज किया जाता है जितना जोखिम है उस सामान को लाने ले जाने में।
नेक्स्ट आता है दाव नीति यानी वेजरिंग पॉलिसी। इस पॉलिसी को ऑनर पॉलिसी भी बोलते हैं, ऑनर पॉलिसी, ठीक है। नीति सम्मान नीति के रूप में भी इसको बोला जाता है, ऑनर पॉलिसी, सम्मान नीति, क्योंकि ये एक इंश्योरेबल कॉन्ट्रैक्ट है, मस्ट बी इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑफ द एश्योर्ड, एक सम्मान के तौर पे दी जाने वाली पॉलिसी होती है जब कोई बीमा योग्य हित मौजूद नहीं होता, ठीक है, कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट ही नहीं है और उसका भी बीमा कर दिया जाता है, तो उसे दाव वेजरिंग पॉलिसी कहते हैं। यानी एक तरीके से ये है कि भाई कोई इस चीज की पॉलिसी नहीं करवा रहा है तो चलो ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है, बिना इंश्योरेबल इंटरेस्ट के, यानी जो व्यक्ति है उसका उसकी इच्छा नहीं है बीमा करवाने की, लेकिन फिर भी उस वक्त किसी चीज का बीमा कर दिया जाए तो उसे वेजरिंग पॉलिसी यानी दाव नीति कहते हैं। और ये ऐसी पॉलिसीज करना कानून के विरुद्ध होता है, ठीक है। अब कई बार होता है ना कि इंश्योरेंस कंपनी वाले आए, सर हम आपका इंश्योरेंस कर देते हैं, कहो तो, ठीक है। नहीं भाई, जब हम हमारी इच्छा ही नहीं तो आप इंश्योरेंस कैसे कर दोगे? हमारी इच्छाओं के विरुद्ध इंश्योरेंस करना वेजरिंग पॉलिसी कहलाता है, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद ब्लैंकेट पॉलिसी। ब्लैंकेट पॉलिसी हम पीछे वाले फायर इंश्योरेंस में ही पढ़ के आए हैं। लगभग सभी तरीके के एस्टिमेशंस को लमसम प्रीमियम्स इसके अंदर आ जाते हैं, सभी अग्रिम एडवांस पेमेंट्स आ जाती हैं, जिसके अंदर मेनली सभी टाइप की इंश्योरेंस को लगभग थोड़ा थोड़ा कवर कर लेती है ब्लैंकेट पॉलिसीज, ठीक है। उसके बाद पोर्ट रिस्क पॉलिसी, पोर्ट जोखिम, यानी यहाँ पे पोर्ट पे क्या है भाई, अब अगर नुकसान हो रहा है पोर्ट के ऊपर, बंदरगाह के ऊपर, तो उसको क्या कहते हैं, पोर्ट रिस्क पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है अपनी ब्लॉक पॉलिसी। ब्लॉक पॉलिसी यानी कभी भूमि पर जोखिम को कवर करने के लिए और कभी समुद्री नीतियां जारी करने के लिए। यानी एक टाइम पे आप ये चाहते हो कि आपकी समुद्र की नीतियां चालू हो, समुद्र वाली पॉलिसी हो, और एक समय समय चाहते हो कि जमीन की पॉलिसी हो, तो दोनों पॉलिसीज को जब कवर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ब्लॉक पॉलिसी कहा जाता है। जब दोनों समुद्र की और जमीन की दोनों ही पॉलिसीज को, मतलब दोनों ही पॉलिसीज को कवर एक साथ किया जाए तो उसे ब्लॉक पॉलिसी कहते हैं। इस नीति को कब किया जाता है, जैसे मान लो सामान तो कहीं और बन रहा है, उसको डिस्पैच कर, उसको भेजना है विदेश में समुद्र के रास्ते से, तो उस फैक्ट्री से समुद्र के जहाज तक सामान लाने ले जाने के लिए, चाहे वो रेल के माध्यम का इस्तेमाल करे या फिर रोड के माध्यम का इस्तेमाल करे, जो रास्ते में सामान आएगा उस समय उसकी सेफ्टी, उस समय भी उसकी सेफ्टी चाहिए, जब ये सामान यहाँ से यहाँ लाया जा रहा है इस समय भी सेफ्टी चाहिए, और यहाँ से आगे जब समुद्र में जाएगा तो भी सेफ्टी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। जब तक सामान गंतव्य पे नहीं पहुंच जाता तब तक इसको सेफ्टी को मेंटेन करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेड़ा नीति, फ्लीट पॉलिसी। ये बहुत देखो, ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसके अंदर कई सारी कई सारे जहाजों को एक साथ कवर किया जाता है। बेड़ा, फ्लीट, बेड़ा का मतलब क्या होता है, अब ये कहते हैं ना वही जहाजी बेड़ा आया, तो जहाजी बेड़ा आया का मतलब क्या है, जहाजी बेड़ा आया यानी बहुत सारे जहाज एक साथ आए, लेकिन वो बहुत सारे जहाज एक ही मालिक के हैं, तो एक ही ऑनर, एक ही मालिक कई सारे जहाजों का इंश्योरेंस एक साथ करवा लेता है। उसको वो ये चाहता है कि भाई मुझे अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसी ना लेनी पड़े। मतलब एक एक व्यक्ति है जिसके 10 जहाज हैं, और वो ये चाहता है कि मैं 10 अलग अलग पॉलिसी ना लूं, एक पॉलिसी ले लूं जिसमें सारे के सारे जहाज कवर हो जाए मेरे। तो वो क्या है, बेड़ा नीति होती है, फ्लीट पॉलिसी होती है। क्या होती है, फ्लीट पॉलिसी होती है, जिसके अंदर एक ही बार में सारे के सारे कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्पोजिट पॉलिसी। कॉम्पोजिट पॉलिसी इस ये वो पॉलिसी है जहां पे जो लाइबिलिटी है अंडर राइटर की होती है, सेपरेट होती है, अंडर राइटर की होती है, सेपरेट होती है, ठीक है। अंडर राइटर और सेपरेट का मतलब क्या है, अंडर राइटर से मतलब क्या था कि भाई पॉलिसी कौन बेच रहा है। अब मान लो एक दो अलग अलग कंपनी से इंश्योरेंस ले लिया और सेम टाइप का इंश्योरेंस ले लिया, तो दोनों पॉलिसीज को मिला के क्या कहेंगे, कंपोजिट पॉलिसी, ठीक है। अंडर राइटर का मतलब यहाँ पॉलिसी बेचने वाली कंपनी का है, तो ऐसी पॉलिसी जो मतलब अलग अलग व्यक्तियों से ली गई है उसको कंपोजिट पॉलिसी बोलते हैं। नेक्स्ट है मरीन पॉलिसी की कंडीशंस, शर्तें क्या क्या होती हैं। अब इसकी शर्तें बहुत सारी होती हैं, ठीक है। अभी तक आपने हर जगह अलग अलग चीजें पढ़ी हुई, अब मरीन पॉलिसीज के अंदर स्पेशली शर्तें लगाई गई हैं। कुछ शर्तें हैं कुछ जोखिमों की, कि किस प्रकार के जोखिम ये कवर करते हैं, कुछ इन शर्तों के हिसाब से ये
इंश्योरेंस को कवर करेंगे, किन शर्तों पे इंश्योरेंस को कवर नहीं करेंगे। पहला तो है रिस्क क्लॉज यानी जोखिम खंड। अब ये कहते हैं कि देखो जोखिम के अंदर कौन से जोखिम शामिल होंगे। अगर मान लो हड़ताल वगैरह की वजह से आपका नुकसान हो गया, तालाबंदी की वजह से, दंगे, नागरिक परिवर्तन, ठीक है, सिविल कम्युनिकेशन, टेररिज्म लीकेज, आतंकवाद, रिसाव, ठीक है, हुक क्षति यानी जो हुक वगैरह लगाते हैं ना, जो किनारे पे खड़ा करने के लिए जो हुक लगाया जाता है, उसके डैमेज की वजह उससे डैमेज हो जाए, या फिर तेल क्षति हो जाए, ऑयल ऑयल पिल्फरेज हो जाए, नॉन डिलीवरी फ्रेश वाटर, या वाटर डैमेज, पानी की वजह से कोई नुकसान हो जाए, कोई ताप की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, टूटने के समुद्री खतरे की वजह से, सभी चीजों को कवर किया जा सकता है इसके अंदर। ठीक है, सभी चीजों को कवर किया जा सकता है, किसी भी प्रकार के हो, ये सारे जितने भी लिखे हुए हैं हर तरीके के रिस्क को कवर किया जाता है मरीन पॉलिसी के अंदर। के बाद जनरल एवरेज क्लॉज आता है। जनरल एवरेज क्लॉज में ये बीमा औसत बचाव शुल्क को कवर करता है। मतलब अब जितना भी नुकसान हो रहा है ना, नुकसान जितना भी हुआ है उनके एवरेज एवरेज को कैलकुलेट कर लेते हैं और एवरेज के हिसाब से क्लेम दे देते हैं। ठीक है। एक्सक्लूजन क्लॉज, बहिष्करण खंड, ये वो है जिसको किसी भी कॉज के अंदर मतलब काउंट नहीं किया जाएगा। बहिष्कृत क्या होता है? बहिष्कृत क्या होता है? बाहर निकालना है। बहिष्करण खंड यानी बाहर निकालना, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूड कर दिया, सॉरी। ठीक है, तो करेक्ट वर्ड है एक्सक्लूड कर दिया। अब एक्सक्लूजन क्लॉज के अंदर क्या है कि कुछ शर्तें ऐसी है जिनको आप सूची से बाहर हैं और वो शामिल नहीं है। कुछ शर्तें ऐसी हैं जो शामिल नहीं है, उनको क्या कहते हैं? एक्सक्लूजन क्लॉज कहते हैं। उसके बाद पारागमन, ट्रांजिट क्लॉज। ट्रांजिट क्लॉज जो टाइम टू टाइम चेंज हो सके। ठीक है, जब माल गोदाम या भंडार की जगह छोड़ देता है, वहां से कंडीशंस फॉलो करना शुरू करें। ठीक है, और जहां तक उसको सामान को पहुंचाना है, डिलीवरी का जहां समाप्त होती है, वहां पे इस क्लॉज का समापन होता है। वैल्यूएशन क्लॉज, यहाँ पे जो भी राशि होती है उसका दावा किया जाता है कि उसकी वैल्यूएशन क्या होगी, जितनी जितना इंश्योर्ड होता है। मान लो इंश्योरेंस किया 10 लाख का, वही बात है, इंश्योरेंस हुआ 10 लाख का, नुकसान हुआ है 5 लाख का। ठीक है, नुकसान हुआ है 5 लाख का, तो इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख का ही क्लेम देगी। वैल्यूएशन क्लॉज। ठीक है, प्रीमियम क्लॉज, प्रीमियम क्लॉज राशि का अनुबंध का है, इसके हिसाब से आप अपने प्रीमियम्स को चेंज कर सकते हो, या बीमित व्यक्ति को मतलब कभी भी भुगतान करना पड़ सकता है जब वो एज एन चाहे। अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो भुगतान पे की जाती है वो प्रीमियम क्लॉज है। किस हिसाब से पे करेगा, कितना पे करेगा, क्या पे करेगा, सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है और उसी को प्रीमियम क्लॉज कहते हैं। ठीक है, वेवर क्लॉज यानी छूट खंड, किस मामले में कितनी छूट दी जाएगी। इसका मतलब माल को बचाने या माल की सुरक्षा करने के लिए बीमित व्यक्ति या बीमाकर्ता द्वारा किए गए उपाय हैं कि भाई कुछ इंश्योरेंस में कुछ छूट दे देते हैं, थोड़ी बहुत छूट दे देते हैं। बोले कि भाई अगर आप इंश्योरेंस कराओगे तो मैं आपको 10% का अभी छूट दूंगा, 20% की, 50% की, प्रीमियम में किश्तों में 50% की छूट मिल जाएगी। तो इस तरह के जो क्लॉजेज होते हैं वो क्या है? वेवर क्लॉजेज हैं, छूट खंड है। ठीक है, उसके बाद कॉलिजन क्लॉज, अगर शिप्स आपस में टकरा जाए तो क्या, कौन सी कंपनी पेमेंट करेगी, कितना ही पेमेंट करेगी, कैसे पेमेंट करेगी, ये सारे किस में आते हैं? कॉलिजन क्लॉज में आते हैं। निरंतरता खंड, कॉन्टिन्यूएशन क्लॉज, अगर मान लो आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो रही है। ठीक है, अब सिंपल सी मैं इसको समझाता हूँ। जैसे आज तारीख है 29 30 जुलाई। ठीक है, आज तारीख है 30 जुलाई, और 31 जुलाई को किसी का इंश्योरेंस, 30 जुलाई है और 31 जुलाई को किसी कंपनी का इंश्योरेंस था, किसी व्यक्ति ने इंश्योरेंस ले रखा था और वो समुद्र में उसका जहाज ट्रेवल कर रहा है, और इस बीच में 31 तारीख निकल जाती है और इसका इंश्योरेंस खत्म हो जाता है। तो इसका इंश्योरेंस खत्म नहीं माना जाएगा जब तक इसके ये जहाज समुद्र के किनारे पे नहीं पहुंचे। अगर पॉलिसी ली हुई थी और वो पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी जब तक जहाज समुद्र के किनारे नहीं आ जाता। ठीक है, तो जहाज के समुद्र के किनारे आने के बाद, सामान की डिलीवरी करने के बाद इंश्योरेंस को खत्म, एक्सपायर माना जाएगा। उससे पहले जब तक वॉयज चलती रहेगी, जब तक यात्रा चलती रहेगी, तब तक, ठीक है, तब तक जो है एक्सपायरी नहीं मानी जाती, चाहे पॉलिसी समाप्त ही क्यों ना आ जाए। इंसॉल्वेंसी, दिवालियापन,
दिवाला बहिष्करण खंड। इस क्लॉज के तहत जो इंश्योरर है वो लायबल है कि लॉस और डैमेज को इंसॉल्वेंसी कंपनी से भी रिकवर कर पाए। ठीक है, अगर दिवालियापन की वजह से कोई नुकसान हो रहा है तो वहां पे भी रिकवरी कर सके। इंस्टीट्यूट रिप्लेसमेंट क्लॉज, अगर मान लो कोई सामान है, अब वो चाहता है कि भाई उसको पैसा नहीं चाहिए तो वो सामान रिप्लेस करवा ले। जहाज का कोई नुकसान हुआ है, वो नुकसान ठीक करवा ले, सामान बदलवा ले। ठीक है। ड्यू और लेबर क्लॉज, मुकदमा और श्रम खंड, ये एक ऐसा है मतलब जिसके अंदर बीमा धारक को नुकसान और वो अगर ना मिले कि वो कुछ या कम किया जाए या लॉस, उसको लॉस से कम पैसा दिया जाए तो वो केस वगैरह कर सकता है। टू एंड लेबर क्लॉज होते हैं। ठीक है। अगर टू एंड लेबर क्लॉज के तहत इंश्योरर भी इंश्योर्ड पे केस कर सकता है। अगर इंश्योरर गलत है तो इंश्योरर इंश्योर्ड केस करेगा, और इंश्योर्ड गलत है तो इंश्योरर केस करेगा। ठीक है, यानी कंपनी व्यक्ति पे और व्यक्ति कंपनी पे केस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपना डबल इंश्योरेंस। अब डबल इंश्योरेंस क्या होता है भाई? डबल इंश्योरेंस, डबल यानी दोहरा इंश्योरेंस। दोहरा इंश्योरेंस कब किया जाता है? जब एक ही व्यक्ति एक से ज्यादा कंपनी से, जो कि अपने आप में स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, ऐसी कंपनी से इंश्योरेंस ले ले तो उसे क्या कहते हैं? दोहरा बीमा क्या है कहते हैं। अब दोहरा बीमा कानूनी तौर पे बिल्कुल जायज है, क्योंकि एक व्यक्ति एक से ज्यादा कंपनी से भी इंश्योरेंस ले सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति एक से ज्यादा कंपनी से भी इंश्योरेंस ले सकता है, और ये कानूनी तौर पे जायज भी है। और जब भी क्लेम की बात आती है तो क्लेम का जो दावा किया जाता है, जो व्यक्ति है, ये इस पे डिपेंड करता है कि इसने प्रायोरिटी किसको दे रखी है। पहले पहले क्लेम कौन भरेगा, दूसरा क्लेम कौन भरेगा। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि कि जिसके ज्यादा बड़े बड़े बिजनेस होते हैं ना, ज्यादा नुकसान का डर ज्यादा होता है, या बड़ी कंपनीज वाले होते हैं, जो बड़े बड़े शिपिंग कंपनीज होती हैं, वो ऐसे इंश्योरेंस लेती हैं एक से ज्यादा कंपनी से। ठीक है, लेकिन दावा जो किया जाएगा, जो एक्चुअल क्लेम होगा, वो कभी भी एक्चुअल लॉस से ज्यादा नहीं हो सकता। लॉस होगा उतना ही क्लेम दिया जाएगा। और ये सारी डबल इंश्योरेंस को मेंशन किस में किया गया है? ये स्पेशली मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि डबल इंश्योरेंस को कहाँ मेंशन किया गया है। इन मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 में, याद रखिएगा, इन 1963 के अंदर मरीन इंश्योरेंस एक्ट आया था, और इसी एक्ट के सेक्शन 34 में इस डबल इंश्योरेंस का जिक्र है। ठीक है, दोहरे बीमा का जिक्र कहाँ है? धारा 34 में। ये आपसे पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप पूछा जा सकता है। चलिए, उसके बाद आता है प्रोसीजर ऑफ सेटलमेंट ऑफ क्लेम। अब आप बोलोगे गुरुजी ये बार बार क्यों पढ़ाते हो? आप एक बार पहले ही पढ़ा चुके हो कि कैसे क्लेम्स का प्रोसीजर सेटलमेंट किया जाता है, लेकिन मैं इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि देखो, एक तरह का इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता। जब हम मरीन इंश्योरेंस की बात करते हैं तो मरीन इंश्योरेंस में दो तरह के क्लेम्स देखे जाते हैं। पहला, आयात निर्यात वाला। एक्सपर्ट नहीं आएगा भाई हिंदी में, एक्सपोर्ट, और इसको कर लेना निर्यात। ठीक है, एक्सपोर्ट आयात निर्यात के लिए जो कंसाइनमेंट्स वगैरह होती है उनका एक तो इंश्योरेंस, उनका क्लेम। और एक ट्रांजिट क्लेम, इनलैंड ट्रांजिट क्लेम, अंतर्देशीय यानी देश के अंदर अंदर जो सामान इधर से उधर ले जाया जा रहा है, उनके लिए क्लेम्स अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले कंसाइनमेंट्स के आयात निर्यात के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, आयात निर्यात की जो कंसाइनमेंट्स है, इनके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई नुकसान हो गया तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंपनी को इंटीमेट करेंगे, बताएंगे ना कि भाई हाँ ये नुकसान हो चुका है। ठीक है, फिर हमसे कंपनी पूछेगी सर आप बताइए आपकी पॉलिसी कौन सी थी, तो हम हमारी टाइप ऑफ पॉलिसी सामने रखेंगे। पॉलिसी का टाइप कि देख लो जी हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, इस पॉलिसी के तहत हम क्लेम मांगने आए हैं। ठीक है, तो इस पॉलिसी के तहत हम क्लेम मांगने आए हैं, तो वो बिल ऑफ लैंडिंग यानी लदान का बिल, बिल ऑफ लेडिंग निकालेंगे। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? उसके अंदर क्या क्या कारण है, क्या क्या सच चीजें हैं, वो देखेंगे। क्या जो व्यक्ति बता रहा है वो सारी चीजें सही हैं। फिर इनवॉइस, इनवॉइस या चालान, या फिर आम भाषा में इसको बिल कह देते हैं। जो भी सामान जिस चीज का भी क्लेम करने आया है, वो क्या बिल्ड है, क्या उसका टैक्स भरा गया है। ठीक है, लादान का बिल, टैक्सेस और इनवॉइस ये दिखानी पड़ेंगी। फिर जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो मरीन इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, अपना एक व्यक्ति भेजेगी सर्वे करने के लिए,
और वो व्यक्ति बनाएगा अपनी सर्वे रिपोर्ट। ठीक है, वो व्यक्ति क्या करेगा, अपनी बनाएगा सर्वे रिपोर्ट, और सर्वे रिपोर्ट बनाने के बाद एक डेबिट नोट जारी करेगा। डेबिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट ये होता है कि भाई सर्वेयर ने जो सर्वे किया है वो सही हुआ है, और साथ ही साथ जो व्यक्ति जिसने क्लेम किया है वो सही क्लेम कर रहा है या गलत क्लेम कर रहा है, इस चीज की जो रिपोर्ट होती है वो किस में होती है? या डेबिट नोट है, क्लेम इनवॉइस होता है कि भाई हाँ ये सही है, ये व्यक्ति सही बात कर रहा है, इतनी अमाउंट का क्लेम इसका बनता है, या कितने कितने रुपए का क्लेम इसको इस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। ये जो फाइनल रिपोर्ट तैयार होती है उसे क्या कहते हैं? डेबिट नोट कहते हैं। तो डेबिट नोट मिल जाएगा व्यक्ति को। ठीक है, व्यक्ति को डेबिट नोट मिल जाएगा और वो जमा करा देगा कंपनी में। अब उसके बाद आता है कॉपी ऑफ प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट की कॉपी, अब ये भी एक नया शब्द है, कॉपी ऑफ प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट वर्ड से लग तो रहा है कि आंदोलन टाइप का कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि जो नुकसान है वो जेन्युइन है, हम एफिडेविट साइन करते हैं ना, हम एफिडेविट साइन करते हैं कि भाई ये जो नुकसान हुआ है वो जेन्युइन नुकसान हुआ है, और इसमें किसी जो मालिक ने जानबूझ के नुकसान नहीं पहुंचाया है, वो खुद इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब कि एक नॉर्मली नुकसान जो हुआ है वो जेन्युइन है। और इस चीज को लिखित रूप में एफिडेविट पे नोटरी के द्वारा, नोटरी जो बैठते हैं ना, नोटरी पब्लिक जो साइन करते हैं डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में बैठ के, नोटरी उससे अटेस्टेड वगैरह करवा के डॉक्यूमेंट भी मांग सकती है इंश्योरेंस कंपनी। और उसके बाद प्रस्थापन पत्र, लेटर ऑफ सबोर्गेशन, फिर बिल ऑफ एंट्री जिसमें कस्टम अधिकारी अपनी एंट्री करेगा कि भाई हाँ इसका क्लेम बिल्कुल सही है, इसको क्लेम दिया जाना चाहिए। ऐसे तो क्लेम होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला। क्या होता है ऐसे क्लेम? कौन सा होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला, यानी आयात निर्यात वाला क्लेम होगा। ऐसे ये प्रोसीजर है। ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। और इनलैंड के अंदर क्या कहते हैं? इनलैंड के अंदर जो अंतर्देशीय है, इसके अंदर कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है जैसे नॉर्मल था। लेकिन बीमाकर्ता को सूचना मिलती है, विषय वस्तु को पढ़ते हैं और सर्वे करने पहुंच जाते हैं। सर्वे करने पहुंचते हैं तो उनके दस्तावेज वगैरह जमा करा लेते हैं। डेबिट नोट की कितने रुपए का क्लेम मिल सकता है वो बता देते हैं। और उसके बाद उसको लेटर ऑफ सबोर्गेशन प्रस्तुत करना पड़ता है, प्रस्थापन। ठीक है, और फाइनली दावा। लेटर ऑफ सबोर्गेशन क्या है? जिसमें पहले से कंडीशंस लिखी गई हैं। ठीक है, कि आपको किन किन कंडीशंस में क्लेम मिलेगा और मिलेगा, वो सारी चीजें लेटर ऑफ सबोर्गेशन, स्टार्टिंग में जो पॉलिसी लेटर आता है, ठीक है, लेटर ऑफ सबोर्गेशन बोलते हैं उसको। और उसके बाद फाइनली क्लेम सेटल कर दिया जाता है। ये इनलैंड के लिए है। इनलैंड के लिए कोई ज्यादा बड़ी मुश्किल नहीं है, वो पहले वाली तरह ही है। लेकिन जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, क्योंकि इसके अंदर विदेशी सामान तक इंक्लूड होता है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में जाके स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो, और अब तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय हिंद, जय माता दी। चलिए।